नमस्ते। स्टोरी विद फैमिली चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। नई नई शादी के बाद ये मेरी पहली रसोई थी। दादी के कहे अनुसार मैं सुबह जल्दी उठकर सुनहरे घोटे वाली पीली साड़ी पहनकर तैयार हो गई थी। तभी सासू माँ मेरे कमरे में आकर बोली, आकांक्षा, थोड़ी देर में किचन में आ जाना। अंकित की बुआ जी तुम्हारी पहली रसोई की रस्म करवाएंगी। यह कहकर वे जाने को हुई ही थीं कि उन्हें फिर कुछ याद आ गया और वे फिर पलटकर मुझसे कहने लगीं, देखो बहू, उनसे थोड़ा संभल कर रहना। दूसरों के काम में कमी निकालने की उनकी आदत है। वे कह रही थीं कि वे तुमसे खिचड़ी के साथ साथ मीठे गुलगुले भी बनवाएंगी। तुम बना लोगी ना? उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने हाँ में सिर तो हिला दिया, लेकिन असल में मैं पूरी हिल गई थी क्योंकि गुलगुले कैसे बनाए जाते हैं मुझे पता नहीं था। मायके में पापा बनाते थे और मैं मज़े से खाती थी। कभी कभार खाए जाने वाले गुलगुले बनाने की रेसिपी सीखना मुझे कभी भी ज़रूरी नहीं लगा। पर अब मैं क्या करती? तभी फटाफट मैंने अपने रूम का दरवाज़ा बंद किया और अपने शेफ पापा को फ़ोन लगाया। हेलो आकांक्षा, कैसी है? हो गई तेरी रसोई की रस्म? दादी पापा का फ़ोन उठाकर बोली, दादी मेरी खैरियत बाद में लेना, पहले पापा को फ़ोन दो, जल्दी इमरजेंसी है। क्या कहा? किसकी जर्सी है? यहां तो किसी की जर्सी नहीं है। मेरी कम सुनने वाली दादी को मैं जोर जोर से कहकर फिर बोली, दादी जर्सी नहीं, इमरजेंसी बोल रही हूं, आप पापा को फोन दो। पापा ने फोन पकड़ा तो मैं बोली, पापा सब गड़बड़ हो गया। अंकित ने बोला था कि मेरी पहली रसोई में मुझसे खिचड़ी बनवाई जाएगी, पर यहां तो खिचड़ी के साथ साथ गुलगुले भी बनाने हैं। अरे वाह, खिचड़ी और गुलगुले क्या बढ़िया मेल है। पर इस बात से तुम इतनी परेशान क्यों हो? पापा गुलगुले बनाने हैं और मैंने हमेशा सिर्फ आपके हाथों के बने गुलगुले खाए हैं, खुद से बनाए कभी भी नहीं। अब क्या करूं? चिंता मत करो और ध्यान से मेरी बात सुनो। गुलगुले बनाना एकदम आसान है। यह कहते हुए पापा ने गुलगुले बनाने की सारी रेसिपी मुझे बता दी। यहां रसोई से मेरे लिए बुलावा आया तो मैंने बाय पापा, बाद में कॉल करती हूं कहते हुए फोन काटा और किचन की ओर बढ़ गई। गुड़ के पानी में पहले आटा फेंट कर रख देना, बाद में दूसरे काम करना। इससे आटा अच्छे से फूल जाता है और गुलगुले एकदम नरम बनते हैं। पापा की बताई ये बात याद करते हुए मैंने सबसे पहले गुड़ के पानी में आटा फेंट कर रख दिया। उसके बाद खिचड़ी की तैयारी में लग गई। बुआ जी सारे वक्त किचन में मेरे पास ही खड़ी रहीं। उनका होना मुझे थोड़ा असहज तो लग रहा था, पर फिर भी मैंने पूरे संयम और आत्मविश्वास के साथ अपनी पहली रसोई की रस्म अच्छे से निभा ली। वाह, क्या गुलगुले बने हैं! अंकित के फूफाजी ने गुलगुले खाते हुए कहा। खिचड़ी का भी जवाब नहीं? अंकित, रसोई के कामों में तो तेरी बीबी हमेशा अव्वल ही रहेगी। इस बार बुआ सास ने अंकित से मेरी तारीफ की तो मेरी बेचैनी कुछ कम हो गई। घर के बाकी लोगों को भी खिचड़ी और गुलगुले खूब पसंद आए। पापा की गुलगुले बनाने की रेसिपी ने तो आज कमाल ही कर दिया। मैं बहुत खुश थी कि तभी अंकित की माँ बोली, आकांक्षा, तुम्हारी माँ ने सचमुच तुम्हें बहुत अच्छा खाना बनाना सिखाया है। माँ ने? सासू माँ के यह शब्द मन में कहीं अटके तो मैं कुछ कहने को हुई ही कि अंकित ने मुझे चुप रहने का इशारा कर दिया। उस वक्त मुझे अंकित और सासू माँ का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा। वे दोनों ही अच्छे से जानते थे कि मेरी माँ के होते हुए भी मेरी सारी परवरिश मेरे पापा ने की है। छोटी बनाने से लेकर खाना बनाने तक का एक एक काम मेरे पापा ने ही मुझे सिखाया है। तो फिर यह झूठ क्यों? उस वक्त तो मैं चुप रह गई, लेकिन रसोई की रस्म के बाद जब हम अपने रूम में गए तो पहला सवाल मैंने अंकित से यही पूछा, अंकित, मुझे मेरे पापा ने हर चीज सिखाई है, तो फिर सबके सामने यह क्यों नहीं कहा जा सकता कि वाह, तुम्हारे पापा ने कितना अच्छा खाना बनाना सिखाया है? क्या पिता बेटियों को खाना बनाना नहीं सिखा सकते? क्या इसमें कोई शर्म की बात है? अंकित मेरी हथेली थामकर मुझे समझाने को मेरे पास बैठ गए। शांत हो जाओ आकांक्षा, माँ ने तो बस ऐसे ही कह दिया था ताकि बात का बतंगड़ न बने। बुआ की आदत है छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने की। शायद इसलिए माँ ने तुम्हारे पापा की जगह तुम्हारी माँ को तुम्हारे स्वादिष्ट खाना बनाने का श्रेय दे दिया होगा। बस इतनी सी बात पर तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो? इतनी सी बात? अंकित, मेरे पापा ने मुझे माँ और पिता दोनों का प्यार दिया है और मुझे गर्व है अपने पापा पर। थोड़ी देर की बहस के बाद बात आई गई हो गई। कुछ दिनों बाद बुआजी सहित घर के बाकी रिश्तेदार भी चले गए। जाते हुए सभी ने मेरी और मेरे संस्कारों की खूब तारीफ की।
अंकित के घर पर सभी इस शादी से बहुत खुश थे। शादी के कुछ ही दिनों बाद होली आई और मेरे मायके के रिवाज के हिसाब से बेटी दामाद की शादी के बाद की पहली होली पीहर में ही होनी थी। इसीलिए मैं और अंकित मेरे पापा के घर के लिए चल दिए। जैसे ही घर के बाहर हमारी कार रुकी, ढोल वाले ढोल बजाने लगे। दरवाजे पर सुंदर रंगोली देखकर मन गदगद हो गया। पापा ने हम दोनों का स्वागत गर्मजोशी से किया। अंदर आते ही डाइनिंग पर लज्जतदार पकवान सजे हुए थे। दादी मुझ पर अपना लाड दुलार लुटा रही थी। पापा यहां से वहां भाग भाग कर अपने दामाद की खातिरदारी कर रहे थे। तभी अंकित ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास बैठा लिया। पापा, मैं कोई मेहमान नहीं हूं, आपका अपना बेटा हूं। इतना परेशान क्यों हो रहे हैं आप? 2 घड़ी बैठकर सांस ले लीजिए। अंकित का यह अपनापन देखकर पापा की आंखें सजल सी हो गईं। वे कुछ देर को मुझे और अंकित को लगातार देखते रहे। माँ एक कोने में बैठी हमेशा की तरह कुछ कुछ बड़बड़ा रही थीं और दादी किचन में सबके लिए अपने हाथों की बनी स्पेशल खीर लेने चली गई थीं। कुछ देर तक हमें निहारते हुए पापा बोले, चलो खाना तैयार है, अभी सब गर्मा गर्म है। जी पापा, कहते हुए अंकित और मैं खाने को चल दिए। पूरी टेबल तरह तरह के पकवानों से भरी पड़ी थी। शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, दही बड़े, मेठी पूरी, मसाला पूरी, आलू गोभी, रसगुल्ला, गुजिया और किचन से आती दादी के हाथ की स्पेशल खीर। वाओ, इतना सारा खाना! दादी कमाल करती हो आप। इस उम्र में इतनी मेहनत? अंकित ने खाने से भरी टेबल देखते हुए दादी की तारीफ की तो दादी बोली, क्या सेहत? अरे अब कैसी सेहत बेटा? बस ये समझो कि बुढ़ापे में गाड़ी खींच रही है, बस। सिर पर हाथ रखते हुए मैंने अपनी कम सुनने वाली दादी से कहा, सेहत नहीं दादी, मेहनत बोल रहे हैं। पापा, दादी की कान की मशीन कहाँ है? दादी की बात पर सभी हंस पड़े तो मैं बोली, अंकित, वैसे इस लज्जतदार खाने के पीछे दादी की कम, मेरे शेफ पापा की ज्यादा मेहनत है। हमारे घर का खाना पापा ही बनाते हैं। दादी ने बस ये खीर बनाई है ना पापा? पापा मेरी बात पर सिर्फ मुस्कुराए। अंकित हर एक चीज को बड़े शौक से खाने लगे। हर डिश का स्वाद उम्दा था। खाते हुए अंकित हर एक खाने की तारीफ कर रहे थे। पापा, सच में बहुत टेस्टी खाना है। पता है पापा, मेरे घर पर आकांक्षा के हाथों के बने खाने की भी बहुत तारीफ होती है। सभी कहते हैं कि आकांक्षा की माँ ने क्या खूब खाना बनाना सिखाया है आकांक्षा को। अंकित की बात सुनते ही सब शांत हो गए। उनकी बात पर मुझे गुस्सा आया तो पापा बात संभालते हुए बोले, बिल्कुल, आकांक्षा की माँ बहुत अच्छा खाना बनाती थी। मैंने उनसे ही तो ये सब सीखा है और फिर वही कला आकांक्षा में आ गई। पापा की सहज सरल बातें सुनकर मेरी और दादी की आंखें भर आईं। वो कब से दोहरा जीवन जी रहे थे। पत्नी होते हुए भी पत्नी के सुख से वंचित थे। दादी, माँ और मेरी सारी जिम्मेदारियां वे कितनी सहजता से निभा रहे थे। मैं पापा की ओर एकटक देख रही थी। तभी दादी बोली, आकांक्षा, अब अंकित को थोड़ा आराम करने के लिए ले जाओ। इतनी दूर से गाड़ी चलाकर आया है, थक गया होगा। दादी के कहने पर हम खाने के बाद आराम करने रूम में चले गए। दरअसल हम लंबा सफर तय करके भोपाल से जबलपुर आए थे। रूम में पहुंचते ही अंकित चुपचाप लेट गए और मैं गुस्से में कोई मैगजीन उठाकर पढ़ने लगी। अंकित कुछ देर बाद बोले, नाराज हो क्या? उनके सवाल का मैंने कोई उत्तर नहीं दिया तो वे फिर मुझे अपनी ओर खींचते हुए बोले, जनरली सबकी माँ ही अपनी बेटियों को खाना वगैरह बनाना सिखाती है, इसलिए बस ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। जानबूझकर मैंने यह नहीं कहा। अंकित की बात पर उदास मन से मैं बोली, पता है अंकित, मैं सिर्फ आपकी बात से नाराज नहीं हूं, मैं पापा की किस्मत से नाराज हूं। बचपन से उन्हें ऐसा ही देखती आ रही हूं। बचपन से? मतलब तुम्हारी माँ शुरू से ऐसी ही है? अंकित के सवाल पर मैं बोली, नहीं, माँ शुरू से ऐसी नहीं थी। यह सब तो एक बहुत बुरे हादसे के बाद हुआ, जब मैं महज 2 साल की बच्ची थी। मुझे तो कुछ याद भी नहीं, पर दादी बताती हैं कि वह बहुत बुरा दिन था। उस दिन माँ मुझे दादी के पास छोड़कर मेरे 5 साल के भाई सौरभ को लेकर ड्राइवर के साथ कार से कहीं जा रही थीं। तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में कार चालक की वहीं मौत हो गई और मेरा 5 साल का भाई बुरी तरह से जख्मी हो गया। कई दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच झूलता वह आखिरकार जिंदगी से हार गया। उसकी मौत के बाद माँ अपनी सुध-बुध खो बैठी। बस तब से आज तक वे ऐसी ही हैं। यह सब बताती हुई मैं सिर पर हाथ रखकर गहरी उदासी में चली गई तो अंकित ने मुझे समझाया, इट्स ओके आकांक्षा, जो हुआ सो हुआ। भगवान की कृपा से देखो कितने परफेक्ट पापा हैं तुम्हारे पास।
तुम्हें कितना प्यार करते हैं वो। अंकित, पापा को लेकर ही तो परेशान हूं मैं। दादी से अब कुछ होता नहीं है। मैं भी अब दूर चली गई। पापा अब कितने अकेले हो गए हैं। मैं सोच रही हूं कि क्यों न हम उनकी दूसरी शादी करा दें। मेरी यह बात कमरे में आते समय पापा ने सुन ली। आकांक्षा, तुम पागल हो गई हो क्या? ये कैसी फालतू की बातें कर रही हो? तुम्हारी माँ अभी जिंदा है, और अगर वो मर भी गई होती तब भी मैं उनकी जगह किसी और को कभी नहीं देता, समझी तुम? ये कहते हुए पापा गुस्से में वापस चले गए। उनकी गुस्से पर मैं रो पड़ी। पापा कुछ कहते नहीं हैं अंकित, पर पापा सचमुच बहुत अकेले हैं। मुझे सौतेली माँ का खराब व्यवहार न मिले, यही सोचकर पापा ने कभी दूसरी शादी के लिए नहीं सोचा। माँ की इतनी लंबी सेवा करने के बाद भी वे कभी थके नहीं। न जाने किस मिट्टी के बने हैं मेरे पापा। कोई इतना धीरज वाला, इतना बहादुर कैसे हो सकता है? मैं पापा के लिए रोने लगी तो दादी मेरे कमरे में आ गईं। मुझे रोता देख दादी ने मेरे रोने का कारण पूछा तो अंकित ने दादी को सब बता दिया। दादी मेरे सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, ये पापा लोग न ऐसे ही होते हैं, सब कुछ अपने अंदर रखने वाले। जब बच्चे छोटे होते हैं तब तो वे फिर भी अपना गुस्सा बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन बच्चों के बड़े होते ही ये गुस्सा पीना सीख जाते हैं और बढ़ती उम्र के साथ एकदम चुप हो जाते हैं। तेरे पापा का भी वही हाल है आकांक्षा। पता नहीं आज कैसे तुझ पर गुस्सा करके बोल गया वो। दादी, मुझे पापा की फिक्र है, इसलिए दूसरी शादी के बारे में बोल रही हूं। क्या एक बेटी को अपने पिता की खुशियों के बारे में सोचने का अधिकार नहीं है दादी? बिल्कुल है, पर आज नहीं। हम फिर कभी इस बारे में बात करेंगे। आज तो अंकित शादी के बाद पहली बार यहां आया है। आज होली के दिन घर का माहौल मत बिगाड़ो। कुछ देर में पापा का गुस्सा कम हुआ तो हम होली खेलने की तैयारियों में लग गए। अंकित और मैंने सबको रंग लगाया। कुछ और मीठे दिन गुजारकर हम वापस जबलपुर से भोपाल आ गए। वक्त अपनी गति से चलता रहा। पापा से मैं रोज फोन पर बात करती रहती। समय निकालकर बीच बीच में जबलपुर भी हो आती। शादी के 2 साल ही हुए थे कि मैं उम्मीद से हो गई। पूरे 9 माह बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो दोनों परिवारों में खुशी गूंज उठी। पापा, दादी और माँ को लेकर जबलपुर से भोपाल आए तो मैं माँ को देखकर दंग रह गई। माँ को लेकर पापा कभी कहीं नहीं जाते थे तो फिर माँ यहाँ कैसे आईं? मैं कुछ सोच ही रही थी कि माँ ने मेरे बेटे को गोद में लेकर सालों बाद एक स्पष्ट शब्द बोली, सौरभ। यह तो मेरे उस भाई का नाम था जिसकी सूरत भी मुझे ठीक से याद नहीं थी। माँ की आवाज से सब स्तब्ध थे। पापा की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। माँ एकदम नॉर्मल व्यवहार दिखा रही थीं। एक नवजात शिशु ने वो कर दिखाया था जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए थे। उसके बाद पापा, माँ और दादी कुछ दिन मेरे साथ भोपाल में ही रहे। माँ नानी होने का हर फर्ज निभा रही थीं। सौरभ की किस्मत ऐसे नाना नानी पाकर सच में निहाल हो गई थी। फिर पापा, माँ और दादी मेरे बेटे को अपना आशीष और उसे सौरभ नाम देकर वापस चले गए। माँ की तबीयत में धीरे धीरे सुधार आता गया और पापा की जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आईं। मैं कुछ माह बाद 5 माह के सौरभ को लेकर मायके गई तो इस बार डाइनिंग पर पहले से भी ज्यादा व्यंजन परोसे गए। माँ ने मेरे लिए सौंठ गुड़ के लड्डू बनाए। अंकित भी मेरे साथ थे। कुछ देर बाद हमने खाना खाया तो अंकित बोले, वाह पापा, क्या खूब खाना बनाया है। तो पापा हंसते हुए बोले, इस बार तुम्हारी सास यानी कि आकांक्षा की माँ ने रसोई तैयार की है, मैंने तो बस उनकी मदद की है। दामाद जी, अब उनकी भी तारीफ कर दो। वो क्या है ना कि मर्द तो यह बात झेल जाते हैं, पर स्त्री अपने हाथ के बने खाने की तारीफ सुने बिना नहीं रह पाती। तभी दादी बोली, जिस दिन स्त्रियां अपने बने खाने की तारीफ सुनना छोड़ देगी उस दिन दुनिया के सभी स्वाद फीके पड़ जाएंगे। सच कह रही हैं आप दादी, माँ आपने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। मेरी माँ यह सुनकर मुस्कुरा दी। मुझे पता था कि खाना माँ ने कम, पापा ने ज्यादा बनाया था। माँ तो धीरे धीरे ठीक हो रही थीं। वे एकदम से सारे काम कैसे संभाल सकती थीं, पर पापा रसोई में माँ की उपस्थिति से बहुत खुश थे। निःसंदेह माँ के ठीक होने से मैं भी बहुत खुश थी, लेकिन पापा को उनका साथ फिर से मिल गया, इस बात से मैं और ज्यादा खुश थी। अंकित कुछ दिनों के लिए मुझे जबलपुर छोड़कर भोपाल चले गए थे। अब पापा शेफ माँ के साथ मेरे लिए रोज कुछ न कुछ नया और स्पेशल बना रहे थे। ये लो, तुम्हारी माँ के हाथ का बना स्पेशल हलवा। इस तरह पापा बहुत खुश थे, पर मैं उनके हाथ की बनी चीजों को खाकर समझ जाती थी कि ये शेफ पापा के हाथों का ही कमाल है, पर मैं भी उनके इस छोटे से
प्यारे से झूठ से खुश थी। असल में ऐसे ही तो होते हैं पापा। कहुत कभी किसी बात का श्रेय नहीं लेते। धीरज और प्यार से, रहस्यमय ढंग से, किसी जादूगर की तरह सब ठीक कर देते हैं, बिल्कुल मेरे शेफ पापा की तरह। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।